नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी? राजू ठेठ हत्याकांड में लेडी डॉन का कनेक्शन क्या है? गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की पहेली क्यों उलझ गई? और क्या राजस्थान में पायलट और गहलोत के गिले शिकवे दूर हो गए? राजू ठेठ हत्याकांड में लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी की भी एंट्री हो गई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने माना कि राजू ठेठ के गैंग ने उन्हें मरवाने की कोशिश की थी। 3 दिसंबर को राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस वारदात को सुबह के वक्त सरेआम अंजाम दिया गया, जब 4 से 5 की संख्या में आए बदमाशों ने राजू ठेठ को उसके घर के आगे ही गोलियों से भून दिया था। और सीकर में हुई इस गैंगवॉर के बाद एक बार फिर आनंद पाल और उसे चलाने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का नाम चर्चा में आ गया, क्योंकि पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले जिन 5 शूटरों को पकड़ा उनमें 2 आनंद पाल गैंग के ही थे। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद अनुराधा चौधरी ने माना कि राजू ठेठ उनका दुश्मन था। उन्होंने मरवाने की इस गैंग ने मेरे को कोशिश की थी। हालांकि लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी ने इस हत्याकांड में किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। गलत है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। लेकिन हत्या के पीछे उनके करीबी लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, जिसे उन्होंने तब हाथ मिला लिया था जब 2017 में हुई एक मुठभेड़ में आनंद पाल को मार गिराया गया था। तब लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने ही काला जठेड़ी के साथ मिलकर गैंग की कमान संभाली और उसे मजबूत करने का काम शुरू किया था। जिसके बाद काला जठेड़ी को जानने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने आनंद पाल गैंग से हाथ मिला लिया था, जिसका नाम अब राजू ठेठ हत्याकांड में भी सामने आया है। क्योंकि राजू ठेठ की हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीकर में हुई गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली थी और राजू ठेठ की हत्या को गैंगस्टर आनंद पाल और गैंगस्टर बलबीर बनूड़ा की हत्या का बदला बताया था। और इसी वजह से लेडी डॉन अनुराधा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। हालांकि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध होने से इनकार कर दिया। न कभी मैं मिली हूँ और न कभी मेरी बात हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर माना कि राजू ठेठ ने 2017 के बाद से ही उनकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी और इसी वजह से वो आनंद पाल गैंग की नजरों में चढ़ गया था, जिसके बाद 3 दिसंबर को उसके अपने घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे सीकर में तनाव फैल गया। एक रोज पहले राजू ठेठ की हत्या पर विरोध जताने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रही भीड़ सीकर के बड़े अधिकारियों का घेराव करने निकल पड़ी। वहां सड़कों पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड भी लगा दिए थे, लेकिन उन्हें गिरा दिया गया। इसके बाद भीड़ उस अस्पताल के बाहर पहुंच गई जहां राजू ठेठ और गैंगवॉर में मारे गए ताराचंद नाम के एक आदमी के शव रखे थे। लोग राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा और ताराचंद के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। हालांकि बाद में सारी मांगे माने जाने के बाद लोग शांत हुए। इस मैटर की पूरी जांच आईजी साहब के अंडर एसपी साहब खुद होंगे और उनकी टीम होगी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद राजू ठेठ और ताराचंद के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। उधर खबर है कि लगभग 3 महीने से जारी प्रदर्शनों ने ईरान की सरकार की नाक में ऐसा दम किया कि वहां की मोरालिटी पुलिस को ही खत्म कर दिया गया। सितंबर में तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार कर लिया था, मगर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। और उस मौत ने दशकों से हिजाब को सिर माथे से लगाई ईरान की महिलाओं के मन में बगावत का बीज बो दिया। उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो पुलिस से भिड़ गईं। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना ही होता है और इस नियम को लागू कराने के लिए वहां मोरालिटी पुलिस सड़क पर गश्त लगाती रहती है। सितंबर में महसा अमीनी उसी मोरालिटी पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। तभी से वहां सड़कों पर संग्राम छिड़ा है, जिस पर ईरान के अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया गया है। लेकिन मोरालिटी पुलिस पर बैन लगाने की खबर से में पेच यह है कि न तो ईरान की सरकार ने ऐसे किसी फैसले का ऐलान किया और न ही उससे इनकार किया, जिससे ये साफ नहीं हो पा रहा कि ईरान में मोरालिटी पुलिस वाकई बैन हुई है या नहीं। 2 दिन पहले ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया गया है। एक दिन पहले वहां के सांसद ने ये कहकर कंफ्यूजन फैला दिया कि ईरान की सरकार लोगों के असल मांगों पर ध्यान दे रही है, जो कि आर्थिक परेशानियों से जुड़ी हुई है। इसके आगे वो कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि ईरान के सरकारी मीडिया ने भी अपने अटॉर्नी जनरल के बयान का विरोध किया। कहा गया कि मोरालिटी पुलिस न्यायपालिका नहीं, गृह मंत्रालय के तहत आती है और गृह मंत्रालय ने मोरालिटी पुलिस के बंद होने पर हामी नहीं भरी है। ईरान के टॉप अधिकारी भी कई बार कह चुके हैं कि हिजाब कानून रद्द नहीं होगा और ईरान के प्रदर्शनकारियों की असल दिक्कत मोरालिटी पुलिस से नहीं बल्कि हिजाब से है। और तो और अब तो कुछ प्रदर्शनकारी इस्लामी गणराज्य को ही खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
इस बीच यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहे रूस के 2 एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए। पहले एयरबेस में धमाकों से 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दूसरा एयरबेस वो है जहां रूस के परमाणु बम बरसाने वाले हवाई जहाज तैनात हैं। और कहा जा रहा है कि वहां हुए धमाकों में रूस के लंबी रेंज के कम से कम 2 न्यूक्लियर बमरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। सामने आई एक तस्वीर में एक एयरबेस पर इतना जोरदार धमाका होता दिखा कि रात का काला आसमान भी तेज रोशनी से चौंधिया गया। पहली घटना रूस के रिजाइन इलाके के एयरबेस में हुई। खबर है कि वहां एक फ्यूल टैंकर में धमाका हुआ। वहीं दूसरे हादसे में रूस के सरातफ इलाके के एयरबेस में 2 बॉम्बरों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि वहां रनवे पर एक ड्रोन गिरा था। कहा जा रहा है कि इन दोनों एयरबेस पर मौजूद बॉम्बर यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले वो खुद ही शिकार बन गए। इस वजह से शक जताया जा रहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हमला था। शक की सुई सीधे सीधे यूक्रेन की तरफ है, लेकिन रूस के ये दोनों ही एयरबेस यूक्रेन से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इधर राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत और पायलट एक साथ डांस करते नजर आए, जबकि कुछ दिन पहले गहलोत और पायलट के बीच गद्दार कांड हुआ था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह करवा दी। और राजस्थान के झालावाड़ में गहलोत और पायलट एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की खूबियां गिनवा दी और इशारों इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज झालावाड़ से हुआ, यानी उस जिले से जहां पायलट का सिक्का चलता है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी वजह से आलाकमान ने यात्रा के वहां पहुंचने से पहले गहलोत और पायलट का पैचअप करवाया और दोनों नेताओं को पार्टी का एसेट बताकर गद्दार कांड को ठंडे बस्ते में डाला, जिसके बाद गहलोत और पायलट साथ में झूमते नजर आए। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत की अध्यक्षता में G20 समिट की रणनीति के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें G20 सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की, जिसमें सभी दलों से सुझाव मांगे गए। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेता मौजूद रहे। भारत 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बना था। उधर कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की हिरासत को बढ़ा दिया गया, जिसकी जानकारी हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार ने दी। बताया गया कि 30 अगस्त को कतर के सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सैनिकों को हिरासत में लिया था और कतर की एक अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत 1 महीने के लिए बढ़ा दी। हालांकि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार वालों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। 8 पूर्व नौसैनिक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, जो कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और उपकरणों के रखरखाव की सेवा दे रही थी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का गेहूं रूस ने चुरा लिया, जिसका पता नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। और पता चला कि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों से गेहूं काटा जहां उसका कब्जा है, क्योंकि यूक्रेन के किसान रूस के सैनिकों की वजह से वहां फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिसका फायदा रूस उठा रहा है। रूस पर आरोप है कि उसने यूक्रेन का करीब $1 अरब का गेहूं चुराया, यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़, जिसका पता एक रिसर्च के दौरान नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। उधर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने ISIS के एक आतंकी का असली नाम छिपाया और उसकी खबरें उसके पुराने नाम से दिखाई। अबू खालिद अल कंबोदी नाम के इस आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इस आतंकी की खूब खबरें भी चली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने ISIS आतंकी का असली नाम छिपाया और खबरों में अबू खालिद अल कंबोदी को नील प्रकाश बताया, जबकि उसने 2012 में ही अपना नाम नील प्रकाश से बदलकर अबू खालिद अल कंबोदी रख लिया था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके करीब 2 साल बाद यानी 2014 में वो ISIS में शामिल हो गया था। और तभी से वो अपना नाम अबू खालिद अल कंबोदी बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में उसके पुराने नाम से ही खबरें दिखाई गई, जिस पर सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पैदा होने वाला अबू खालिद 2016 में तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि वो तुर्की के रास्ते सीरिया जाने के चक्कर में था, और करीब 6 साल बाद तुर्की ने इस आतंकी को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया, जिसके बाद उसके पुराने नाम से जुड़ा विवाद सामने आ गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका के नए बॉम्बर B-21 रेडर से चीन घबरा गया। 3 दिन पहले ही अमेरिका की वायुसेना में आधुनिक तकनीक से लैस अब तक का सबसे शक्तिशाली B-21 रेडर शामिल हुआ था, जिससे चीन इस कदर घबरा उठा कि उसने ये धमकी दे डाली कि वो चुप नहीं बैठेगा और अमेरिका के नए B-21 रेडर बॉम्बर का जवाब देकर रहेगा।
कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस बॉम्बर को जवाब देने के लिए चीन भी एक खतरनाक बॉम्बर तैयार कर रहा है, जो अमेरिका के B-21 रेडर बॉम्बर से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अमेरिका का दावा है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई रडार नहीं बना जो B-21 रेडर बॉम्बर को पकड़ पाए, और ये इतना एडवांस्ड है कि किसी को भनक लगे बिना दुश्मन पर हमला करके लौट कर आ सकता है। B-21 रेडर बॉम्बर को लंबे समय तक जंग में तैनाती के लिए सक्षम बनाया गया है। अमेरिका के मुताबिक B-21 रेडर दुनिया का सबसे छोटा बॉम्बर है, यानी ये जितना ज्यादा खतरनाक है, साइज में उतना ही छोटा भी है। और बताया जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में अमेरिका का ये बॉम्बर तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा। अभी तक अमेरिका को डर ये था कि चीन के पास ऐसी कई मिसाइल हैं जिनकी रेंज में उसके कई सैन्य ठिकाने सीधे आते हैं, लेकिन अब अमेरिका की वायुसेना को एक ऐसा हथियार मिल गया जो पलक झपकते ही चीन को तबाह करके रख सकता है। उधर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि तालिबान के पास न सिर्फ आत्मघाती हमलावरों की फौज है, बल्कि उनके लड़ाके बम फैक्ट्री भी चला रहे हैं। हाल ही में वहां के पूर्व खुफिया प्रमुख ने भी दावा किया था कि तालिबान सरकार आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही है। और अब वहां के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी तालिबान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई आरोप लगा दिए। अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक तालिबान के पास 800 आत्मघाती हमलावरों की फौज है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान सरकार का एक खुफिया अधिकारी पिछले 20 साल से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम की फैक्ट्री चला रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा साथ मिला हुआ है, जिसके दम पर तालिबान अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पैर पसारने का भरपूर मौका दे रहे हैं। इससे पहले वहां के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने भी दावा किया था कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को अफगानिस्तान में पनाह दे दी है, और इन दोनों संगठनों के आतंकी वहां आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इधर पंजाब के जलंधर में फिल्लौर गांव के गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना सामने आने के बाद तनाव फैल गया। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने आरोप लगाया कि एक आदमी ने वहां दान पेटी से चोरी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी गुरुद्वारे की दान पेटी से पैसे निकालता दिखाई दिया। इसके बाद एक दूसरे वीडियो में एक गली में खड़ा एक बाइक सवार नजर आया। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने बाइक सवार की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद तो वहां भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि बाइक पर सवार उसी आदमी ने गुरुद्वारे में चोरी की थी, जिसके बाद गाँव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। बेदबी तो हो ही गई है, चोरी वाली गल भी देखिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस घटना के बाद गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। वहां बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे में चोरी के साथ साथ तोड़फोड़ भी की गई। बताया गया कि जिस आदमी ने घटना को अंजाम दिया उसने शराब पी रखी थी। इस बीच रूस के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ाने की खबर सामने आई। रूस से लड़ने के लिए जेलेंस्की अमेरिका से लगातार उसका पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। और इस बीच रूसी मीडिया में अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम का मजाक उड़ना शुरू हो गया। इसी के साथ रूस ने यह धमकी दे डाली कि अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पर उसकी मिसाइलों की बारिश को रोक नहीं सकता, और इसमें रूस ने सोवियत संघ के दौर के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी घसीट लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक जब यूक्रेन का खतरनाक S-300 मिसाइल सिस्टम उसकी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने से नहीं चूक पाया, तो पेट्रियट सिस्टम से भी जेलेंस्की रूस को तबाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि S-300 वही मिसाइल सिस्टम है जिसके अचूक निशाने का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जब भी यूक्रेन ने इससे रूस की सेना पर हमला किया, उसके हाथ हार ही लगी, जबकि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को ढेर कर सकता है, और ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। लेकिन इसकी लागत S-300 मिसाइल सिस्टम के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसे में रूस का दावा है कि पेट्रियट सिस्टम को खरीदना यूक्रेन के बस की बात नहीं। उधर इंडोनेशिया के जावा में ज्वालामुखी फटने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ज्वालामुखी के फटने की वजह से लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि करीब 3000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी से लगातार गैस और लावा तेजी से निकल रहा है। सामने आए वीडियो में ज्वालामुखी से निकली राख और धुआं आसमान में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में धुएं और राख ने आसमान में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद कुछ लोग मोटरसाइकिल से ही घर छोड़कर भागते दिखाई दिए। ज्वालामुखी फटने के बाद करीब 8 किलोमीटर तक राख फैल गई। चारों तरफ राख का गुबार ही दिखाई दिया। हालात ऐसे बन गए कि दिन में ही अंधेरा हो गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फटे माउंट समेरू ज्वालामुखी ने वहां स्थानीय प्रशासन की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि ज्वालामुखी से उठने वाली राख तेजी से कई किलोमीटर तक फैल रही है। ऐसे में सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए ज्वालामुखी के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ हो। इससे पहले साल 2021 में भी माउंट समेरू ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ था। तब ज्वालामुखी के लावे और गर्म गैस की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।
यही नहीं, विस्फोट के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। इस ज्वालामुखी को महामेरु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पिछले 200 साल में यह कई बार फट चुका है। इधर लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल हो गया। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सिंगापुर में हुआ, जिसके सफल होने की जानकारी उनके बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके दी। तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाती हुई दिखी। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी एक किडनी दी है। किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद पिता लालू यादव और बेटी रोहिणी दोनों स्वस्थ बताए गए। हालांकि लालू यादव अभी आईसीयू में डॉक्टर की निगरानी में है। इस बीच खबर है कि अमेज़न आने वाले दिनों में छटनी करने वाला है। कंपनी करीब 20,000 कर्मचारियों की छुट्टी कर सकती है और जिसमें कंपनी के बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। आय में गिरावट और कोरोना के दौरान क्षमता से ज्यादा भर्ती छटनी के फैसले की वजह बताई गई, जिसकी गाज अमेज़न के करीब 20,000 कर्मचारियों पर गिर सकती है। खबर है कि कंपनी जिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है उन्हें पहले 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। उधर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा होंगी और भारतीय टीम उनकी कप्तानी में पहली बार होने जा रहा महिला अंडर 19 विश्व कप खेलेगी। टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसमें 16 टीमें शामिल होंगी। शेफाली वर्मा ने साल 2019 में T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। इस बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने के आरोपी गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि वो किसी की हिरासत में नहीं है। 2 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है और उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। लेकिन अब गोल्डी बराड़ के नाम से जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई उसने ऐसी खबरों को झूठा बता दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि गोल्डी बराड़ किसी की हिरासत में नहीं है, जबकि 2 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने इस बात की तस्दीक की थी कि गोल्डी बराड़ अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के शिकंजे में है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने तो यहां तक कह दिया था कि उसकी जानकारी के आधार पर ही FBI ने गोल्डी बराड़ को पकड़ा था और उसके इस दावे से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोल्डी को जल्द भारत लाए जाने की बात तक कह दी थी। गोल्डी बराड़ जल्दी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन अब दावा किया गया कि गोल्डी बराड़ तो अमेरिका में ही नहीं है, जबकि उसके कैलिफोर्निया में पकड़े जाने की खबर आई थी। इसके बाद माना जा रहा है कि वो कनाडा में ही छिपा हुआ है। उधर चुनाव के 2 साल बाद भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने फिर 2020 के चुनाव को बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बताया और इस बार अमेरिका के संविधान को ही सस्पेंड करने की मांग कर डाली। जबकि ट्रंप के चुनाव में धांधली के आरोपों ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में कोहराम मचा दिया था। जो खून खराबा हुआ था वो अलग। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप की हार से आग बबूला उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया था। उस मामले की जांच चल ही रही है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके बम फोड़ दिया कि अमेरिका का संविधान ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि 2020 के चुनाव में इतना जबरदस्त फ्रॉड हुआ था कि सभी तरह के नियम, कायदे और आर्टिकल रद्द किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका के संविधान में ही क्यों ना हो। इधर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक लड़के को जुड़वा बहनों से शादी करना महंगा पड़ गया। दोनों बहनों ने एक ही दिन एक ही मंडप में एक साथ शादी की और उनका दूल्हा एक ही था। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले अतुल नाम के शख्स से जुड़वा बहनों को प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक ही मंडप पर उससे शादी रचा ली। हैरत की बात यह रही कि इस पर दोनों परिवार के लोगों ने उंगली नहीं उठाई। हालांकि शादी का वीडियो वायरल होते ही दूल्हे पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया, जिसके मुताबिक उस पर अपनी पत्नी के जिंदा रहते दूसरी महिला से शादी करने का आरोप लगा। बताया गया कि अतुल लड़कियों की मां की मदद करने की वजह से उन्हें पसंद आया, जिसके बाद दोनों को उससे प्यार हो गया। यही वजह थी कि बचपन से साथ रहने वाली दोनों बहनों ने एक साथ उससे शादी कर ली। उधर बाबा वेंगा के नाम से मशहूर ज्योतिषी की 2023 में परमाणु विस्फोट समेत कई भविष्यवाणियां सुर्खियों में आ गईं। बाबा वेंगा के बारे में दावा है कि उन्होंने कई साल पहले ही 9/11 हमले और यूक्रेन युद्ध समेत कई भविष्यवाणी कर दी थी। और अब बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला साल यानी 2023 त्रासदी का साल रहेगा। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में किसी परमाणु पावर प्लांट में भयंकर विस्फोट हो सकता है। कहा जा रहा है कि जिस तरह रूस लगातार यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ऐसे में बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। उनकी दूसरी भविष्यवाणी ये है कि अगले साल पृथ्वी की कक्षा बदल जाएगी, जिससे पृथ्वी सूर्य के करीब जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर सौर तूफान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में बच्चे मां के पेट से नहीं बल्कि लैब में पैदा होंगे। बाबा वेंगा के मुताबिक लैब में पैदा होने वाले बच्चे का रंग और उसके गुण उसके माता पिता
तय कर सकेंगे। बाबा वेंगा ने 1996 में ही 85 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी कही बहुत सी बातें इससे पहले भी सटीक साबित हुई हैं। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने आरोप लगाया कि रूस ने कई इलाकों में केमिकल बम से हमला कर तहलका मचा दिया, जिसके सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें केमिकल बम का पुर्जा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने यह हमला ड्रोन की मदद से किया, जिसमें उसने ज़ेलेंस्की के सिपाहियों पर सोवियत दौर में बनाए गए K-51 एरोसोल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा ग्रेनेड है जिसके फटते ही पूरा इलाका धुएं से भर जाता है और उससे निकलने वाली हानिकारक गैस लोगों का सांस लेना मुश्किल कर देती है। यही वजह है कि इससे मचने वाली तबाही को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने इस ग्रेनेड पर बैन लगाया हुआ है। इसके बावजूद रूस ने इससे हमला कर यूक्रेन में खलबली मचा दी। बताया गया कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग लड़ रहे सैनिकों पर इसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से निर्माण से जुड़े सभी काम पर रोक लगा दी गई। प्रदूषण की वजह से राजधानी की हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया ताकि कंस्ट्रक्शन के काम से उड़ने वाली धूल हवा को ज्यादा खराब न करे। राजधानी में सुबह देर तक आसमान में धुंध छाई रही और AQI 363 दर्ज किया गया। उधर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आरोप है कि बिजली चले जाने की वजह से वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उनका दम घुट गया और नवजात बच्चों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने जांच टीम बनाने के निर्देश दे दिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शन अपनी ओर से दिए हैं। नवजात बच्चों के परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच ICC ने भारतीय क्रिकेट टीम पर जुर्माना लगा दिया। ICC ने भारतीय टीम पर आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से जुर्माना लगाया, जिसके तहत बांग्लादेश में वनडे सीरीज खेलने गए टीम के सभी खिलाड़ियों को जुर्माना भरना होगा और अपनी मैच फीस का 80% हिस्सा जुर्माने के तौर पर देना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में उन्हें निर्धारित समय में 4 ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया, जो ICC की आचार संहिता का उल्लंघन है। इसीलिए उनकी फीस का 80% हिस्सा काटा जाएगा। उधर पिछले महीने G20 सम्मेलन में सरेआम बहस करने के बाद चीन और कनाडा की तनातनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। कनाडा ने 2 टूक कह दिया कि अगर चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आया तो कनाडा उसे चुनौती देने से नहीं चूकेगा। और इसी के साथ कनाडा ने ऐलान किया कि वो हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद और प्रशांत महासागर का इलाका दुनिया का वो हिस्सा है जहां हालात इतने नाजुक हैं कि जरा सी ऊंच नीच वहां यूक्रेन से भी बड़ी जंग भड़का सकती है। ऐसी जंग जिसकी शुरुआत ही विश्व युद्ध से होगी। यूक्रेन की लड़ाई में तो बस रूस और यूक्रेन सीधे सीधे आमने सामने हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में जंग चौतरफा है। वहां अमेरिका भी मैदान में है, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी और कनाडा भी, और सभी का दुश्मन एक है, चीन, क्योंकि चीन ने अपनी मनमानी से सबकी नाक में दम कर रखा है। इसलिए कनाडा ने भी चीन की दुखती रग दबा दी और ऐलान किया कि वो ताइवान स्ट्रेट में अपने और जंगी जहाज भेजेगा, जबकि चीन ताइवान स्ट्रेट को अपना हिस्सा बताता है। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच में है। अब जब चीन ताइवान को ही अपना प्रांत बताता है तो वो ताइवान स्ट्रेट को भी अपनी जागीर समझता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा चीन के दावे को हवा हवाई बताते हैं। उनका कहना है कि ताइवान स्ट्रेट समंदर का अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है, जहां से सभी देशों को बिना किसी रोक टोक के गुजरने का हक है। यही वजह है कि अमेरिका और कनाडा ताइवान स्ट्रेट से अपने जहाज निकालते रहते हैं। यही बात ताइवान स्ट्रेट को इंडो पैसिफिक रीजन का एक संवेदनशील हॉटस्पॉट बना देती है। ताइवान स्ट्रेट दुनिया में व्यापार के सबसे बिजी रूट में भी एक है, इसलिए कनाडा की तैयारी एशिया के बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की भी है, ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। इस बीच रूस से सहमे बाल्टिक देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से खतरनाक हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यूरोप के देशों को डर लगने लगा है कि पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। और यही वजह रही कि रूस के पड़ोसी और नेटो के सदस्य एस्टोनिया ने अमेरिका से 6 शक्तिशाली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हाइमार्स खरीदने का ऐलान कर दिया। क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से मिला हाइमार्स इस जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। क्योंकि जब से अमेरिका ने यह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिया, युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो गया। और अब खबर है कि हाइमार्स की कामयाबी को देखते हुए एस्टोनिया ने अमेरिका से $20 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 1600 करोड़ रुपए में 6 हाइमार्स खरीदे हैं, जिनकी मदद से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को निशाने पर लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जंग को देखते हुए एस्टोनिया ने पहली बार हथियारों से जुड़ी इतनी बड़ी डील की है। हालांकि खबर है कि एस्टोनिया को 2024 तक
जाकर ये हाई मार्क्स मिल पाएंगे। एस्टोनिया 1991 तक सोवियत संघ का ही हिस्सा था, लेकिन पुतिन से उसकी ऐसी रार है कि वो जंग की शुरुआत से उसके खिलाफ खड़ा है। और एस्टोनिया की तरह ही पुतिन के और भी विरोधी हैं। यही वजह है कि रूस के यूक्रेन पर बढ़ते हमलों को देखते हुए यूरोपीय देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में नेटो ने 4 रफाल फाइटर जेट को लिथुआनिया में तैनात कर दिया है, ताकि रूस के हवाई हमलों का जवाब दिया जा सके। नेटो बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र की निगरानी में भी जुटा है, क्योंकि पिछले दिनों रूस ने जब एस्टोनिया की हवाई सीमा में हेलीकॉप्टर उड़ाकर उसे धमकाने की कोशिश की थी, तो मीलों दूर बैठा फ्रांस एस्टोनिया के साथ खड़ा हो गया था। फ्रांस ने एस्टोनिया के साथ सरप्राइज मिलिट्री डील करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और अब एक बार फिर फ्रांस की मदद से नेटो ने लिथुआनिया में रूस को जवाब देने के लिए 4 रफाल तैनात कर दिए हैं। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीडियो बनाने के आरोप में 2 महिला सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी ने ड्यूटी के वक्त एंड्रॉयड मोबाइल फोन रखने पर रोक लगा दी, क्योंकि वो दोनों सुरक्षा कर्मी सोशल मीडिया के लिए वहां फिल्मी गानों पर वीडियो बना रही थी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिलाएं फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आईं। इसकी जानकारी मंदिर प्रशासन ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि इससे पहले भी मंदिर में वीडियो बनाने की कई घटनाएं सामने आई थी, लेकिन ये पहली बार है जब किसी सुरक्षा कर्मी पर ऐसा आरोप लगा हो। उधर आईआईटी दिल्ली में इस साल 50 से ज्यादा छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए की नौकरी के ऑफर मिले। आईआईटी दिल्ली में कैंपस प्लेसमेंट के पहले 2 दिन में भी 650 नौकरियों के ऑफर आए, जिसमें 50 से ज्यादा ऑफर छात्रों को 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह के मिले। आईआईटी दिल्ली के कैंपस प्लेसमेंट में 550 छात्रों को नौकरी के लिए 650 ऑफर मिले, जिनमें 250 छात्र ऐसे हैं जिन्हें इंटर्नशिप के दौरान ही नौकरी का ऑफर मिल गया था। यही वजह रही कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आईआईटी दिल्ली में नौकरी के प्रस्तावों में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इस बीच कनाडा में पेट्रोल पंप पर एक पंजाबी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के तुरंत बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। पुलिस के मुताबिक देर रात अज्ञात हमलावर ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाली एक पंजाबी महिला को गोलियों से छलनी कर दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। उधर फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। उन्होंने ब्राजील के पूर्व खिलाड़ी पेले और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया, और यह उपलब्धि उन्होंने पोलैंड के खिलाफ 2 गोल दागकर हासिल की। इससे पहले वर्ल्ड कप में ब्राजील के पूर्व खिलाड़ी पेले के नाम 7 गोल दर्ज थे, जबकि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 8 गोल मारे हैं। लेकिन फ्रांस के किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप में 9वां गोल दागकर न सिर्फ इन दोनों को पछाड़ दिया, बल्कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी मेसी की बराबरी भी कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़के की बीच सड़क पर चलते हुए अचानक मौत हो गई। इस घटना का वीडियो 2 रोज पहले सामने आया, जिसके बाद इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि अचानक हो रही ऐसी मौतों का कोरोना से कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना ने लोगों का हार्ट कमजोर कर दिया और इसी वजह से लोगों की अचानक मौत हो रही है। यूपी के मेरठ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें 4 लड़के एक गली में जाते दिखाई दिए। तभी उनमें एक लड़के को छींक आ गई। इसके बाद उसने अपने साथ चल रहे दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अचानक सड़क पर गिर गया। बाद में अस्पताल में उस लड़के की मौत हो गई। इसी तरह वाराणसी में एक आदमी डांस करते वक्त अचानक गिरा और बाद में उसकी भी मौत हो गई। ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आया था, जिसमें एक आदमी की मंदिर में पूजा करने के दौरान मौत हो गई थी। और इन्हीं घटनाओं के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कहीं इसके पीछे कोरोना एक वजह तो नहीं है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर इस बात को साफ कर चुके हैं कि कोरोना ठीक होने के बाद भी शरीर पर उसका असर लंबे वक्त तक बना रहता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि कोरोना का वायरस शरीर के कई अंगों को कमजोर कर देता है और दिल भी उनमें एक है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की वजह से कई लोगों के दिल में सूजन आ गई थी, जो कोरोना ठीक होने के साथ ही चली भी गई, लेकिन उसने दिल को बुरी तरह कमजोर कर दिया। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसी वजह से कोरोना के मरीजों में हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ गई। कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक होते हुए हमने देखे हैं। इसके साथ ही कोरोना और हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन का पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत भी बताई गई। हालांकि दिल का दौरा पड़ने के कई मामलों में ये साफ नहीं हो पाया कि उन लोगों को कोरोना हुआ था या नहीं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी फौज ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक बड़ा आर्मी बेस बना लिया। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब उसके आर्मी बेस की सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई।
जिनमें एक तस्वीर में यू आकार की इमारत दिखाई दी, जिसकी छत पर रूसी सेना का निशान भी बना नजर आया। यही नहीं, उसके बगल में ही रूस का झंडा भी छपा दिखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में जो इमारत दिखी वो रूसी सेना का आर्मी बेस है। दावा है कि पुतिन की फौज मारियोपोल शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही अपने सैन्य अड्डे बना रही है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना इन ठिकानों पर अपने गोला बारूद और हथियार रख रही है। खबर है कि पुतिन की फौज खैरसोन से पीछे हटने के बाद अब बड़े हमले की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए रूस मारियोपोल में लगातार अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मारियोपोल वही शहर है जहां पर रूसी सेना ने जोरदार हमले किए थे। यूक्रेन ने इन हमलों में हजारों लोगों की मौत होने का दावा किया था। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चीन में बने मोबाइल ऐप टिकटॉक को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया और यह आरोप लगाया कि चीन इस ऐप के जरिए उसके नागरिकों का डेटा चोरी कर सकता है। क्योंकि टिकटॉक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में FBI को शक है कि चीन के इस ऐप के जरिए बेहद आसानी से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है और उनकी जासूसी की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को लगता है कि टिकटॉक से अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है। FBI के मुताबिक इस ऐप का कंट्रोल पूरी तरीके से चीन के हाथों में है। इसलिए FBI को चिंता इस बात की है कि इसके जरिए चीन कई चीजों के डेटा में हेराफेरी कर सकता है। अमेरिका का दावा तो यहाँ तक है कि दुनिया भर में चीन सबसे ज्यादा उसके नागरिकों का ही डेटा चोरी करता है। इस बीच दिल्ली में एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक लड़की को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि तिलक नगर इलाके में एक आदमी अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके टुकड़े करना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा और उसके शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोप है कि मनप्रीत नाम के शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर से तंग आकर उसकी हत्या की साजिश रची, जिसके लिए वो बाकायदा बाजार से एक चॉपर खरीद कर लाया। इसी घर के अंदर उसने देर रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि उसे मौत के घाट उतारने के बाद मनप्रीत श्रद्धा की तरह उसके टुकड़े करने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला के शव पर चोट के कई निशान पाए गए, जिनमें गले और जबड़े पर धारदार हथियार से वार के सबूत भी मिले। पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि उसे अपनी लिव इन पार्टनर पर पहले से शक था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आरोपी मनप्रीत ने पहले तो अपनी पार्टनर का गला धारदार हथियार से काटा और फिर उसके शव के टुकड़े करने की प्लानिंग में जुट गया। हालांकि शव को ठिकाने लगाने के बजाय वो खुद वहां से भाग निकला और उसे बाद में पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान और इजरायल के बीच बन रहा तनाव एक वीडियो की वजह से और बढ़ सकता है। यह वीडियो इजरायल की तरफ से जारी किया गया। वीडियो इजरायल और अमेरिका की वायुसेना के अभ्यास का है, जिसे इजरायल के शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। इजरायल और अमेरिका की वायुसेनाओं का यह अभ्यास इजरायल की एयर स्पेस में होने की खबर है। आसमान में गरजते खतरनाक फाइटर जेट का वीडियो ईरान के लिए किसी धमकी से कम नहीं है। अमेरिकी फौज के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-15, F-16 और F-35 भी अभ्यास में शामिल हुए। एक साथ इन फाइटर जेट के हवा में गरजने का वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया। इजरायल के आसमान में अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट का दिखना कोई नई बात नहीं है। इजरायल और अमेरिका की वायुसेनाएं इस तरह के अभ्यास पहले भी करती रही हैं, लेकिन इस बार के अभ्यास की टाइमिंग बेहद अहम है। इस बार का अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायल और ईरान पहले से जंग के मुहाने पर खड़े हैं। इसीलिए इजरायल का यह शक्ति प्रदर्शन आग में घी डालने का काम कर सकता है। पिछले एक महीने में ईरान की तरफ से 3 बार इजरायल को हमले की धमकी दी जा चुकी है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तलवारें खिंची हुई थी। ईरान ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी मिली है। उसने ये भी दावा किया था कि उसकी मिसाइल की रेंज में पूरा इजरायल है। यहाँ तक कि ईरान की फौज के एक पूर्व अधिकारी ने यह भी कह दिया था कि इजरायल के परमाणु बमों के ठिकाने भी ईरान जानता है। मतलब ये कि अगर ईरान ने मिसाइल दागी तो उसके निशाने पर इजरायल के परमाणु बमों के ठिकाने होंगे। इसलिए ईरान से मिली इन धमकियों के बाद इजरायल और अमेरिका टेंशन में थे। टेंशन की सबसे बड़ी वजह तो इजरायल के मीडिया में छपी कुछ खबरें थी। दावा यह किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह भी माना जाने लगा था कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है, जबकि इजरायल के पास किसी हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले को नाकाम करने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईरान में चल रहा हिजाब विरोधी आंदोलन बना हुआ है, जिसकी वजह से ईरान रोजाना इजरायल को चेतावनी दे रहा है। पिछले हफ्ते ईरान में इजरायल के 4 नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। चारों नागरिकों को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जासूस बताया गया था। आरोप लगाए गए कि ये चारों जासूस ईरान में तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल थे। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप भी चारों पर लगाए गए थे। इजरायल ने इन आरोपों पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। न तो पकड़े गए नागरिकों को अपना जासूस माना और न ही आरोपों से इनकार किया। ईरान लगातार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और इजरायल की हिजाब विरोधी आंदोलनों में बहुत बड़ी भूमिका है।
ईरान में चल रहे आंदोलन का तेज होना भी तनाव बढ़ने की बड़ी वजह है। इसीलिए इजराइल की तरफ से जारी किया गया वीडियो ईरान को उकसाने वाला साबित हो सकता है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना दूसरे विश्व युद्ध के दौर की मशीन गन के सहारे जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की की सेना में पश्चिमी देशों की मदद के बाद भी हथियारों की कमी है और इसीलिए उसे पुराने हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जेलेंस्की के जवान 70 के दशक के हथियारों से रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। दावा है कि ब्रिटेन और अमेरिका से यूक्रेन को पुरानी हो चुकी राइफलें दी गईं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि जिन मशीन गनों का यूक्रेन के सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें तो कुछ 100 साल से ज्यादा पुरानी है। यानी जेलेंस्की की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि रूस आधुनिक हथियारों से यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है, लेकिन खबर है कि आधुनिक हथियार न होने से यूक्रेन के सैनिक कुछ इलाकों से पीछे हटने को मजबूर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हमेशा से पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग करते आए हैं। कई देशों ने यूक्रेन को आधुनिक हथियार दिए भी हैं, लेकिन यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि इसके बावजूद यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है। इधर नेपाल से लगने वाली सीमा के पास भारतीय मजदूरों पर पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि नेपाल के लोगों ने काली नदी के दूसरे छोर से भारतीय मजदूरों पर पत्थर बरसाए, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पत्थरबाजी का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग काली नदी के दूसरी तरफ से पत्थर फेंकते नजर आए। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले की शिकायत नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों को की गई, लेकिन उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया। एपीएफ वालों से भी रिक्वेस्ट किया है कि पब्लिक को कंट्रोल करें और पत्थर न मारने दें। बताया गया कि पत्थरबाजी की वजह से एक मजदूर को गहरी चोट आई, जिसके बाद उसे टांके लगवाने पड़े। वहीं दीवार बनाने के काम में लगी कई मशीनों को भी इससे नुकसान पहुंचा। उधर छावला गैंगरेप केस में पीड़ित के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इस साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं पॉइंट आउट हुए बहस के दौरान। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने की अपील की। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के शरीर पर कई जगह नोचा, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया, जिसका पता चलते ही बच्चे के परिवार वाले इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि कुत्ते के मालिक ने पिटबुल को खुला छोड़ रखा था, जिससे कि कुत्ते ने बच्चे को देखते ही उस पर अटैक कर दिया। अब बच्चे के अंदर तो ये खौफ है कि अब मोहल्ले के बच्चे बाहर निकलना बंद हो गए हैं। इस मामले में परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर शेयर बाजार में लगातार तेजी के बाद गिरावट दर्ज की गई। बाजार शुरू में बढ़त के साथ खुला, लेकिन बाद में तेजी बरकरार नहीं रह पाई और दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स लाल निशान पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त रही और निफ्टी 5 अंकों की बढ़त के साथ 18,701 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 62,835 पर आ गया। इस बीच चीन की वुहान लैब में काम कर चुके एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस लैब से ही लीक हुआ। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक एंड्रू हफ ने यह दावा अपनी नई किताब द ट्रूथ अबाउट वुहान में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना का वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ था। उन्होंने ये दावा भी किया कि कोरोना वायरस को वैज्ञानिकों ने ही बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रू हफ ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि जिस वायरस की वजह से महामारी फैली उस पर काम करने के लिए अमेरिका ही चीन को फंडिंग कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रू हफ ने यह दावा भी किया कि चीन ने कोरोना वायरस के परीक्षण के दौरान बेहद लापरवाही बरती और इसी वजह से वो वायरस लैब से लीक हो गया। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने चीन पर यह आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कई बार कोरोना वायरस के लैब से लीक होने के दावे किए गए, हालांकि चीन ने कभी भी इस बात को नहीं माना। उधर अपने पड़ोसी ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने अमेरिका से F-16 जेट मिलने का इंतजार नहीं किया और अपना पहला बिना पायलट वाला फाइटर जेट बना डाला। खबर है कि तुर्की का यह लड़ाकू विमान जल्द ही अपनी पहली उड़ान भरेगा, क्योंकि वो अपने टेक ऑफ टेस्ट में 100% कामयाब रहा। तुर्की के किजिलेल्मा नाम के इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट के बारे में दावा है कि वो जंग के मैदान में एक नहीं बल्कि कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में माहिर होगा। वो मिसाइल से हमला भी कर सकेगा और दुश्मन के एयर डिफेंस को तहस नहस भी करके रख देगा। बताया गया कि तुर्की का बिना पायलट वाला ये फाइटर जेट 5 घंटों तक उड़ सकता है और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। तुर्की पिछले साल से अमेरिका से उसके F-16 फाइटर जेट मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है, जबकि वो ग्रीस को F-16 दे चुका है। तुर्की और ग्रीस में हालात ऐसे हैं कि जंग कभी भी छिड़ सकती है, इसलिए तुर्की कोई चांस लेने को तैयार नहीं है
और अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है। इधर खबर है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी की राह कांग्रेस से अलग होगी और वो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में किए जाने वाले किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। टीएमसी ने यही रणनीति मॉनसून सत्र के दौरान भी अपनाई थी और इस बार भी टीएमसी सांसद उसी राह पर चल सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के सांसदों को ममता बनर्जी ने पहले ही बोल दिया है कि वो केंद्र सरकार का विरोध तो करें लेकिन कांग्रेस से अलग रहकर। खबर है कि ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री से मिलने वाली हैं। केंद्र सरकार ने 2023 में भारत में होने वाली G20 समिट के मामले में भी सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई। खबर है कि इस बैठक के अलावा ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री की अलग से भी मुलाकात हो सकती है और इसे शीतकालीन सत्र में टीएमसी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी सांसदों को कांग्रेस की अगुवाई वाले प्रदर्शनों से दूर रहने के निर्देश हैं। लेकिन वो दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार 16 नए बिल लाने वाली है और 7 बिल उसे पास कराने हैं। ऐसे में टीएमसी की कांग्रेस से दूर रहने वाली रणनीति केंद्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस बीच अमेरिका से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां के एरिजोना राज्य में 46 साल के एक कथित धर्मगुरु से 20 लड़कियों ने से शादी की, इनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। बल्कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपने एफिडेविट में दावा किया कि आरोपी सैमुअल बेटमैन की एक पत्नी तो उसकी खुद की बेटी है। FBI ने यह भी दावा किया कि सैमुअल अमेरिका के अलग अलग इलाकों में नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहा था, जहां उन्हें सेक्स के धंधे में धकेला जा रहा था। इधर मुंबई में अपने पति को स्लो पॉइजन देकर मौत के घाट उतारने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक कविता नाम की महिला ने यह साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची, जिसके लिए वो कई दिनों तक अपने पति कमल के खाने में खतरनाक केमिकल मिलाकर उसे देती रही। आरोप है कि उसने अपने पति के खाने में आर्सेनिक और थालियम जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए, जिससे उसकी हालत खराब होती गई और कमल को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई, जहां करीब 17 दिन तक चले इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। मेटल उनको दिए गए और उसमें ही उसका डेथ हुआ है। कमल की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसे स्लो पॉइजन दिए जाने का शक जताया, जिसके बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक कविता अपने पति को मौत के घाट उतारकर अपने प्रेमी के साथ भागने की फिराक में थी। हालांकि उसके इस प्लान का पर्दाफाश होते ही मुंबई पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। इधर दिल्ली के शास्त्री नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस इमारत में लगी ईंटें धीरे धीरे जमीन पर गिरती नजर आईं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह करवा दी और राजस्थान के झालावाड़ में गहलोत और पायलट एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की खूबियां गिनवा दी और इशारों इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज झालावाड़ से हुआ, यानी उस जिले से जहां पायलट का सिक्का चलता है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी वजह से आलाकमान ने यात्रा के वहां पहुंचने से पहले गहलोत और पायलट का पैचअप करवाया और दोनों नेताओं को पार्टी का एसेट बताकर गद्दार कांड को ठंडे बस्ते में डाला, जिसके बाद गहलोत और पायलट साथ में झूमते नजर आए। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत की अध्यक्षता में G20 समिट की रणनीति के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें G20 सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की, जिसमें सभी दलों से सुझाव मांगे गए। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेता मौजूद रहे। भारत 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बना था। उधर कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की हिरासत को बढ़ा दिया गया, जिसकी जानकारी हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार ने दी। बताया गया कि 30 अगस्त को कतर के सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सैनिकों को हिरासत में लिया था और कतर की एक अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत 1 महीने के लिए बढ़ा दी। हालांकि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार वालों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। 8 पूर्व नौसैनिक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, जो कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और उपकरणों के रखरखाव की सेवा दे रही थी।
इस बीच खबर है कि यूक्रेन का गेहूं रूस ने चुरा लिया, जिसका पता नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। और पता चला कि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों से गेहूं काटा जहां उसका कब्जा है, क्योंकि यूक्रेन के किसान रूस के सैनिकों की वजह से वहां फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिसका फायदा रूस उठा रहा है। रूस पर आरोप है कि उसने यूक्रेन का करीब $1 अरब का गेहूं चुराया, यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़, जिसका पता एक रिसर्च के दौरान नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। उधर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने ISIS के एक आतंकी का असली नाम छिपाया और उसकी खबरें उसके पुराने नाम से दिखाई। अबू खालिद अल कंबोदी नाम के इस आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इस आतंकी की खूब खबरें भी चली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने ISIS आतंकी का असली नाम छिपाया और खबरों में अबू खालिद अल कंबोदी को नील प्रकाश बताया, जबकि उसने 2012 में ही अपना नाम नील प्रकाश से बदलकर अबू खालिद अल कंबोदी रख लिया था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके करीब 2 साल बाद यानी 2014 में वो ISIS में शामिल हो गया था। और तभी से वो अपना नाम अबू खालिद अल कंबोदी बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में उसके पुराने नाम से ही खबरें दिखाई गई, जिस पर सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पैदा होने वाला अबू खालिद 2016 में तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि वो तुर्की के रास्ते सीरिया जाने के चक्कर में था, और करीब 6 साल बाद तुर्की ने इस आतंकी को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया, जिसके बाद उसके पुराने नाम से जुड़ा विवाद सामने आ गया। राजू ठेठ हत्याकांड में लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी की भी एंट्री हो गई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने माना कि राजू ठेठ के गैंग ने उन्हें मरवाने की कोशिश की थी। 3 दिसंबर को राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इस वारदात को सुबह के वक्त सरेआम अंजाम दिया गया, जब 4 से 5 की संख्या में आए बदमाशों ने राजू ठेठ को उसके घर के आगे ही गोलियों से भून दिया था। और सीकर में हुई इस गैंग वॉर के बाद एक बार फिर आनंद पाल और उसे चलाने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का नाम चर्चा में आ गया, क्योंकि पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले जिन 5 शूटरों को पकड़ा, उनमें 2 आनंद पाल गैंग के ही थे। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद अनुराधा चौधरी ने माना कि राजू ठेठ उनका दुश्मन था। उन्होंने मरवाने की इस गैंग ने मेरे को कोशिश की थी। हालांकि लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी ने इस हत्याकांड में किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। गलत है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। लेकिन हत्या के पीछे उनके करीबी लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, जिससे उन्होंने तब हाथ मिला लिया था जब 2017 में हुई एक मुठभेड़ में आनंद पाल को मार गिराया गया था। तब लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने ही काला जठेड़ी के साथ मिलकर गैंग की कमान संभाली और उसे मजबूत करने का काम शुरू किया था, जिसके बाद काला जठेड़ी को जानने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने आनंद पाल गैंग से हाथ मिला लिया था, जिसका नाम अब राजू ठेठ हत्याकांड में भी सामने आया है। क्योंकि राजू ठेठ की हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीकर में हुई गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली थी और राजू ठेठ की हत्या को गैंगस्टर आनंद पाल और गैंगस्टर बलबीर बनूड़ा की हत्या का बदला बताया था, और इसी वजह से लेडी डॉन अनुराधा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। हालांकि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध होने से इनकार कर दिया। न कभी मैं मिली हूँ और न कभी मेरी बात हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर माना कि राजू ठेठ ने 2017 के बाद से ही उनकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी, और इसी वजह से वो आनंद पाल गैंग की नजरों में चढ़ गया था, जिसके बाद 3 दिसंबर को उसके अपने घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे सीकर में तनाव फैल गया। एक रोज पहले राजू ठेठ की हत्या पर विरोध जताने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रही भीड़ सीकर के बड़े अधिकारियों का घेराव करने निकल पड़ी। वहां सड़कों पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड भी। ब्रेकिंग न्यूज, विधानसभा चुनाव पर टारगेट महापोल में गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, यानी वहां बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बना सकती है। महापोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं महापोल के आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर भी हो सकती है, जबकि दिल्ली नगर निगम चुनाव के भी आंकड़े आ गए हैं और एग्जिट पोल में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती दिख रही है। वहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। न्यूज 18 के टारगेट महापोल का दावा है कि गुजरात में बीजेपी जबरदस्त वापसी करने वाली है। 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के टारगेट महापोल के मुताबिक 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 135 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को केवल 36 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। आज तक के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 129 से 151 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है, जबकि कांग्रेस को केवल 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 9 से 21
सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। TV9 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 128 सीटें मिलने का दावा किया गया है और कांग्रेस को 45, आम आदमी पार्टी 4 सीट पर रहने का अनुमान है। एबीपी न्यूज ने बीजेपी को 128 से 140 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। कांग्रेस को 31 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है एबीपी के पोल में और आम आदमी पार्टी को 3 से 11। आर भारत के ने भी बीजेपी को भारी बहुमत से गुजरात में जीतने का दावा किया है। बीजेपी को 128 से 148 सीटें आर भारत के एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 30 से 42, आम आदमी पार्टी को 2 से 10। टाइम्स नाउ को भी गुजरात में बीजेपी की जीत तय दिख रही है। टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 139, कांग्रेस को 30, आम आदमी पार्टी को 11 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान दिया है। उधर न्यूज 18 के टारगेट महापोल में हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल बाद सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है, लेकिन न्यूज 18 के टारगेट महापोल से लगता है कि बीजेपी सत्ता में वापसी भी कर सकती है, क्योंकि टारगेट महापोल में हिमाचल की 68 सीटों में 35 पर बीजेपी और 30 पर कांग्रेस का कब्जा होता दिख रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि वहां कांटे की टक्कर है। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। आज तक में भी एग्जिट पोल में लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर कम रहेगा। आज तक ने बीजेपी को 24 से 34 दी, तो वहीं कांग्रेस को 30 से 40 सीटों पर जीत दिखाई है, जबकि टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 28 सीटें दी। इसके अलावा एबीपी के एग्जिट पोल में 33 से 41 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस के खाते में 24 से 32 सीटें जाती दिख रही हैं। इधर दिल्ली नगर निगम के चुनावों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक 250 सीटों वाले नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है, जबकि 15 साल से एमसीडी पर राज कर रही बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक किए जाने के बाद ये पहला चुनाव हुआ। एग्जिट पोल में जी न्यूज ने आम आदमी पार्टी को 134 से 149 सीटें दी, बीजेपी को 82 से 94, उधर और कांग्रेस को सिर्फ 8 से 14 दिखाई है। जी न्यूज ने अन्य को 17 से 19 सीटें दी हैं। इसी तरह TV9 भारतवर्ष ने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 140 से 150, बीजेपी को 92 से 96 सीटें दी हैं, जबकि आज तक ने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें दी हैं, बीजेपी को 69 से 91 सीटें दी हैं। आज तक के एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 3 से 7 मिलती दिखाई। उधर दिल्ली के शास्त्री नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस इमारत में लगी ईंटें धीरे धीरे जमीन पर गिरती नजर आईं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि लोगों को वक्त रहते बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और हमने मकान मालिक से बोला, भाई साहब की बिल्डिंग को तोड़वा लो। लोगों का आरोप है कि जब से इस 4 मंजिला इमारत में काम शुरू हुआ तभी से ये झुक गई थी, जिसे देखते हुए नगर निगम ने नोटिस भेजकर इसे तुड़वाने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर ने काम नहीं रुकवाया। हालांकि हादसे के बाद एहतियातन आसपास के घरों को खाली करा लिया गया। इस बीच रूस पर अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्राइक का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखने लगा है। यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने रूस के कच्चे तेल की अधिकतम कीमत तय कर दी, लेकिन रूस इस फैसले पर बुरी तरह बौखला गया और उसने ऐलान कर दिया कि वो इस फैसले को कतई नहीं मानने वाला। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार का फैसला रूस की अर्थव्यवस्था पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा वार है, ऐसा वार जो रूस की कमर तोड़ सकता है। नए फैसले के मुताबिक रूस के कच्चे तेल की अधिकतम कीमत $60 प्रति बैरल हो सकती है। इससे ज्यादा कीमत रूस के कच्चे तेल के लिए नहीं दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले कुछ हफ्तों से $80 से $90 प्रति बैरल के बीच बनी हुई है, लेकिन प्राइस कैप लागू होने के बाद रूस को कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं मिलेगी। कच्चा तेल ही है जो हर प्रतिबंध के बावजूद रूस के लिए फायदे का सौदा बना हुआ था। कच्चा तेल बेचकर ही रूस यूक्रेन की जंग का पूरा खर्च आसानी से निकाल रहा था। इसलिए नए प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। प्राइस कैप का ऐलान होते ही रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया और यह भी कह दिया कि वो इस फैसले का सख्त जवाब देगा। प्राइस कैप लगाने का फैसला यूरोपियन यूनियन की तरफ से हुआ, यानी यूरोप के सभी देशों को यह फैसला मानना होगा। दूसरा संगठन है G7, जिसने इस फैसले पर सहमति जताई।
G7 में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली शामिल है। और इस फैसले का ऐलान होते ही ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर सहमति जता दी, यानी ऑस्ट्रेलिया भी इस प्राइस कैप को मानेगा। मतलब ये कि इन देशों में पहुंचने वाले रूस के तेल की कीमत अब $60 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं हो सकती। चाहे कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन रूस को $60 से ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। ऊपर से दुनिया के बाकी मुल्कों पर भी इस प्राइस कैप को मानने का भारी दबाव होगा। दुनिया के कई देशों ने जंग के बाद रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है। उन्हें यह फैसला करना होगा कि वो प्राइस कैप वाले नियम को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ये नियम मानने से कोई देश इनकार करता है तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को नाराज करेगा। अगर नियम मानता है तो रूस के दुश्मनों में शामिल हो जाएगा। इसीलिए अब रूस ने तेल पर नई कूटनीतिक चाल चली है। दावा यह है कि रूस अब उन देशों को तेल की सप्लाई रोक सकता है जिन देशों ने प्राइस कैप वाले फैसले पर मोहर लगाई है। हालांकि इनमें ऐसे देशों की गिनती बहुत कम है जो रूस का तेल खरीद रहे हैं। यूरोप के जो देश रूस का कच्चा तेल खरीद रहे हैं वो भी रूस पर अपनी निर्भरता काफी कम कर चुके हैं। लेकिन उलझन तो एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए है, जिनके सामने अब अमेरिका और रूस में किसी एक को चुनने की चुनौती होगी। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका ये दांव रूस की अर्थव्यवस्था का दम निकाल देगा, लेकिन आशंका यह है कि रूस इस फैसले के खिलाफ किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है। मतलब साफ है कि दुनिया भर में कच्चे तेल पर एक नई जंग छिड़ गई है जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। उधर चीन के शहरों में लगे लॉकडाउन में दी गई छूट बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के आगे चीन की सरकार ने झुकने का ऐलान किया है और कई शहरों में लॉकडाउन में छूट दी है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की सरकार का यह फैसला वहां बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। कहा गया कि चीन के कई शहरों में लाशों के ढेर तक लग सकते हैं। चीन में इस वक्त कोरोना वायरस से जुड़े जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दावा यह है कि 2020 में कोरोना वायरस का पता लगने के बाद से अब तक इतनी बड़ी संख्या में मरीज चीन में पहले कभी नहीं आए थे। वहां रोज 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। शंघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम की संस्था ने जो रिपोर्ट छापी वो हैरान करने वाली है। दावा किया गया कि पाबंदियां हटने से 20 लाख लोगों की जान जा सकती है। जब से कोरोना महामारी आई है तब से अब तक चीन में 30,388 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा वहां की सरकार का है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाबंदियां हटने से 20 लाख लोगों की जान चली जाएगी। मतलब इतनी बड़ी तबाही होगी कि वहां लाशों के ढेर तक लग सकते हैं। लेकिन दावा यह है कि इसकी वजह वहां फैला संक्रमण ही नहीं है, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जिद है। और वो जिद ये है कि वो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं लेंगे। दुनिया भर की संस्थाएं ये साबित कर चुकी हैं कि चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस पर असरदार नहीं है। यहां तक कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तो लगभग पूरी तरह वो बेअसर है। लेकिन शी जिनपिंग जिद कर चुके हैं कि वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं लेंगे। उनका यही फैसला अब चीन के लोगों की जान पर आफत बना हुआ है। चीन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में बुजुर्गों की केवल 2/3 आबादी को ही कोरोना वायरस से बचाने वाला टीका लगा है। उस पर भी दावा यह है कि चीन में बनी वैक्सीन लोगों को बीमारी से बचा नहीं पा रही। इसीलिए चीन अब अपने ही जाल में फंस गया है। पहले तो केवल शी जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा माना जा रहा था, लेकिन अब तो चीन के लोगों की जान पर संकट बन गया है। इधर अमेरिका के हवाई राज्य में फटे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी का लावा अब वहां एक हाईवे के करीब पहुंचने वाला है। 38 साल बाद इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने से लोग पहले ही दहशत में थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया क्योंकि लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले हाईवे की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। यही नहीं, ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट के साथ लावा आसमान की तरफ उछलता नजर आया, जबकि उससे उठने वाले धुएं का चारों तरफ कब्जा दिखाई दिया। अमेरिका के हवाई राज्य में फटे माउना लोआ ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। विस्फोट के बाद राख और मलबा आसपास के इलाके में गिर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर तो लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। लेकिन जिस तेजी के साथ लावा हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही वो इसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर फिर निशाना साधा। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़वाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसके साथ ही इमरान खान ने यह माना कि जनरल बाजवा पर भरोसा करना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जनरल बाजवा पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं, जिसके बाद से ही इमरान खान पूर्व आर्मी चीफ पर हमलावर हैं। हालांकि कहा जाता है कि बाजवा की मेहरबानी के दम पर ही इमरान खान 2018 में पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने 2019 में बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाकर इस एहसान का बदला चुका दिया था। लेकिन फिर बाजवा की हसरतों और आर्मी की दखलंदाजी की वजह से इमरान बाजवा से दूर होते चले गए और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि इमरान खान को सत्ता गंवानी पड़ी थी।
इमरान खान ने आरोप लगाया कि कार्यकाल बढ़ते ही बाजवा उनके विरोधी दलों के साथ मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन गए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि उन्होंने किसी शख्स को बाजवा की तरह साजिश करते नहीं देखा। उधर यह दावा किया गया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव का विरोध करने वाले एक यूट्यूब ब्लॉगर की स्वीडन में हत्या कर दी गई। तुमसो अब्दुर्रहमानोव नाम का ये यूट्यूब ब्लॉगर चेचनिया में कादिरव और उनकी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं और अपने ब्लॉग्स के जरिए लगातार रमजान कादिरव का विरोध करते आए हैं। ऐसे में तुमसो अब्दुर्रहमानोव नाम के इस यूट्यूब ब्लॉगर के करीबियों का दावा है कि उनकी स्वीडन में हत्या कर दी गई। उन लोगों के मुताबिक बीते एक हफ्ते से इस ब्लॉगर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे और न ही किसी के मैसेज का जवाब दे रहे थे, जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि उनकी स्वीडन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस यूट्यूब ब्लॉगर के करीबियों का मानना है कि 5 दिन पहले जब वो गायब हुए थे उसी रात कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। उन लोगों की तरफ से दावा तो यहाँ तक किया गया कि तुमसो अब्दुर्रहमानोव को गायब करने के पीछे वहाँ की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। हालांकि स्वीडन के प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मौत पर कोई बयान सामने नहीं आया। तुमसो अब्दुर्रहमानोव ने चेचनिया से अपनी जान को खतरा बताया था और इसी वजह से 2015 में वो रूस छोड़कर स्वीडन में जा बसे थे, जहाँ 2020 में भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस बीच खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल से डर कर चीन ने अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में उतार दिया। ये वही जासूसी जहाज है जिसको कुछ महीने पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। और एक बार फिर हिंद महासागर में वैसी ही हलचल की खबर है, क्योंकि भारत सरकार के एक नोटिस ने चीन को हिलाकर रख दिया और उसे डर सताने लगा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल चला सकता है। हालांकि भारत ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन नोटिस में हिंद महासागर में नाविकों को अलर्ट किया गया और कहा गया कि भारत 15 और 16 दिसंबर को एक टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से करीब 5500 किलोमीटर तक कोई भी नाविक अपनी नाव लेकर न जाए। और यही है चीन की चिंता की वजह, क्योंकि नोटिस जारी होते ही अटकलें लगी कि शायद भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। जब भी भारत की इस मिसाइल की बात होती है, चीन घबरा जाता है, क्योंकि वो इस मिसाइल की रेंज में आता है। और इसी वजह से चीन ने पता लगाना शुरू कर दिया कि हिंद महासागर में अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कब और कैसे होगा, जबकि भारत ने एक बार फिर ऐसे किसी टेस्ट का औपचारिक ऐलान नहीं किया। लेकिन चीन ये सोचकर ही थर्रा उठा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल दाग सकता है, क्योंकि सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। और केवल चीन ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से भी इसकी रेंज में आते हैं। यही वजह रही कि भारत के किसी औपचारिक ऐलान के बिना ही चीन ने अपना जासूसी जहाज समंदर में उतार दिया और अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट से जुड़ी जानकारी जुटाने लगा। खबर है कि चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है और ये पता लगा सकता है कि किसी देश की मिसाइल कहाँ है। ये वही जहाज है जो कुछ दिन पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था। भारत ने तब भी आशंका जताई थी कि चीन का मकसद भारत की जासूसी करना है और इस बार भी उसके यही इरादे हैं। एक और जरूरी बात यह कि युआनवांग 5 हिंद महासागर में घुसने के नए रास्ते भी ढूंढ सकता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट हो या फिर दूसरे समुद्री रास्ते, चीन का किसी पर कब्जा नहीं है और इसीलिए वो हिंद महासागर में घुसने के नए रास्ते तलाश रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में सैन्य बेस बनाकर उसने वही रास्ता ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये बेस बाबल मंदेब स्ट्रेट के पास है, जो चीन को हिंद महासागर में घुसने का रास्ता देता है। हालांकि चीन का अभी वहां कब्जा नहीं है, लेकिन उसके जहाज वहां पहुंचने लगे हैं। माना जा रहा है कि युआनवांग 5 हिंद महासागर में घुसकर चीन के लिए ऐसे ही दूसरे रास्ते ढूंढेगा, क्योंकि अगर उसे वहां भारत से लड़ना है तो मजबूत होना होगा, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वो हिंद महासागर में अकेला पड़ चुका है और अग्नि 5 मिसाइल का नाम सुनकर टेंशन में आ गया है। उधर अमेरिका ने दावा किया कि रूस के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। बताया गया कि रूस जितने हथियारों को बना सकता है उससे कहीं ज्यादा वो जंग में इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अब उसके ऊपर हथियारों के खत्म होने का ही खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना तोपों से रोजाना 20,000 गोले दाग रही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर भले ही रूस की सेना जोरदार हमले कर रही है, लेकिन वो ज़ेलेंस्की की फौज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इधर कश्मीर में आतंकी संगठन TRF ने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट जारी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वहां दहशत मच गई और सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए सैकड़ों कश्मीरी पंडित प्रदर्शन के लिए वहां जुट गए।
इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द कश्मीर से दूर सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराने की मांग की। हमारी जानें वहाँ पे खतरे में है, हमें यहाँ पे रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि आतंकियों के पास उनसे जुड़ी पूरी जानकारी है, जिसका मतलब ये कि वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। हमें ये 208 दिन से पता है कि वहाँ पे उनके पास सारा डाटा है। बताया गया कि कश्मीरी पंडित करीब 200 दिन से सुरक्षित जगहों पर घर दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही वजह थी कि उन्हें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। उधर ताजमहल का इतिहास पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने ताजमहल के तहखाने के कमरों को खुलवाकर इतिहास पता लगाने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को ताजमहल के इतिहास पर रिसर्च करने की सलाह दी थी। इस बीच बिहार के औरंगाबाद में एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी और शव को अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद शव से बदबू आने लगी, जिसकी जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची और गड्ढे से शव को बाहर निकाला। महिला ने कबूल भी किया है। घटना के बाद महिला को हिरासत में लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आगे की छानबीन में जुट गई। उधर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को उसी के घर में 74 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ 3 मैचों की सीरीज खेल रही है, जिसके पहले ही मैच में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 657 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी 264 रन बनाकर घोषित कर दी, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 579 और दूसरी पारी में 268 बनाकर सिमट गई। इधर महाराष्ट्र के नागपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 महिलाओं ने सड़क पर जा रही एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। बताया गया कि यह मामला आपसी विवाद को लेकर हुआ, जिसमें 2 महिलाओं ने सड़क पर जा रही एक महिला पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सड़क से गुजरती दिखाई दी। उसकी गोद में एक बच्चा भी नजर आया। इसी बीच स्कूटर पर बैठी 2 महिलाएं उसका पीछा करती दिखाई दी। उन्होंने उस महिला के नजदीक जाकर अपना स्कूटर रोका और उस पर तेजाब से हमला कर फरार हो गई। इस घटना में महिला और उसका बच्चा तेजाब की चपेट में आ गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से केस दर्ज कर एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच में पता चला कि दूसरी आरोपी नाबालिग थी, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस बीच एलोन मस्क ने खुद की जान को खतरा बताया। उन्होंने दावा किया है कि उनकी हत्या की जा सकती है। हालांकि कोई क्यों उन्हें मारना चाहेगा, इसकी वजह उन्होंने नहीं बताई। ट्विटर स्पेसेस पर 2 घंटे के सवाल और जवाब वाले एक ऑडियो चैट में एलोन मस्क ने इसकी आशंका जताई। Risk of something bad happening to me, of even literally being shot, is quite significant. I'm definitely not going to be, doing any open air car parades. एलोन मस्क का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर खबर है कि उत्तरी लद्दाख में LAC के करीब चीन ने 200 शेल्टर बना लिए हैं। बताया गया कि चीन के सैनिकों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई, जिन्हें LAC से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाने की खबर है, ताकि चीन के सैनिक ठंड के मौसम में भी अपने मोर्चे पर डटे रहें। जानकारी के मुताबिक जिस तरह भारतीय सेना टेंट लगाती है, उसी तरह की तैयारी चीन के सैनिकों ने भी की है। बताया गया कि शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद ही इन 200 शेल्टर का निर्माण किया गया। मतलब आने वाले दिनों में भी चीन की सेना वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि हाल के महीनों में चीन कई बार ये वादा कर चुका है कि वो तनाव कम करने के मकसद से अपने सैनिकों को LAC से पीछे हटाएगा। खबर तो ये भी है कि उत्तरी लद्दाख में LAC के नजदीक कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चीनी सैनिकों का कब्जा बरकरार है, जिसकी वजह से भारतीय सेना वहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। इधर पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़के ने एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि वो आदमी उस लड़के को नशा करने से रोकता था, जिस पर गुस्साए लड़के ने अपने रिश्तेदार पर ही चाकुओं से हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़का दरवाजा खुलने का इंतजार करता दिखा, जिसके बाद एक आदमी घर से निकल कर आया और वो गेट खोलकर जाने लगा। तभी उस लड़के ने चाकू निकाला और पीछे से उस पर हमला कर दिया। इस दौरान उस आदमी ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का उस पर चाकुओं से हमला करता रहा। जब वो नहीं माना तो वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग घर से निकले और आरोपी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। इस घटना में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।
उधर लखीमपुर हिंसा केस में खीरी की जिला अदालत ने आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा। उन्होंने कोर्ट के सामने आरोपों से बरी करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 लोगों की मांग ठुकरा दी। अब इस मामले में सुबह आरोप तय किए जाएंगे, जिसके लिए सभी आरोपियों को जेल से कोर्ट लाया जाएगा। इस बीच मुस्लिम महिलाओं की चुनाव लड़ने पर दिए बयान पर गुजरात के अहमदाबाद के शाही इमाम फिर गिर गए। उन्होंने एक दिन पहले मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट देने पर आपत्ति जताई थी। और इतना ही नहीं, शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने इसे इस्लाम के खिलाफ तक बताया था। इस बयान पर देश के कई शहरों की मुस्लिम महिलाएं भड़क गईं। जब हमारे मजहब में ही नहीं है औरत और बराबर मर्द में फर्क करना, तो वो भी ना करें तो ही बेहतर रहता है। इसके साथ ही कई मौलानाओं ने उनके बयान पर ध्यान न देने की अपील भी की। उधर कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए। पिछले कुछ हफ्तों से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई थी, लेकिन एक साथ कई बड़ी घटनाओं ने कच्चे तेल में फिर आग लगा दी। एक तरफ रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाने का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ चीन में लॉकडाउन में छूट दी गई। और तभी ओपेक प्लस देशों ने एक बड़ा फैसला कर लिया। माना जा रहा है कि रूस के कच्चे तेल पर हुए फैसले के बाद कई देशों को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो सकती है। कुछ ऐसे देश होंगे जो रूस से तेल लेना बंद कर देंगे और कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जिनको तेल देना रूस बंद कर देगा। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया और तेल एक बार फिर $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जिसका बड़ा कारण चीन में शुरू हुए आंदोलन की वजह से लॉकडाउन में दी गई ढील को माना जा रहा है। लंबे वक्त से चीन के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहां कच्चे तेल की मांग काफी कम हो गई थी। लॉकडाउन खुलने से तेल की मांग बढ़ने का अनुमान है। कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देशों में चीन पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन से आई इस खबर की वजह से कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़नी शुरू हो गईं। दूसरी तरफ कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने फैसला किया कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेंगे। ओपेक प्लस देश अब तक कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल रोजाना की कटौती का फैसला कर चुके हैं। अनुमान था कि अब उस फैसले को चरणों में वापस लेने की शुरुआत होगी, यानी उत्पादन बढ़ाए जाने का अनुमान था, लेकिन फैसला लिया गया कि तेल के उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। माना जा रहा है कि यह फैसला अमेरिका के लिए झटका है। इधर IIT बॉम्बे के छात्रों ने आतंकियों और अपराधियों का पता लगाने के लिए गेंद जैसा एक कैमरा बनाया है। बताया गया कि सुरक्षा बल की मांग पर इस कैमरे को तैयार किया गया, जिसके जरिए न सिर्फ आतंकवादियों की हरकत पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उनका पता लगाना भी सुरक्षा बल के लिए आसान हो जाएगा। दावा किया गया कि अगर कोई आतंकी किसी घर में घुसकर परिवार को बंधक बना ले या वो किसी मकान में छिपकर हमले की तैयारी में हो, तब इस गेंद जैसे कैमरे को बड़ी आसानी से उस घर में दाखिल कराकर आतंकवादियों का पता लगाया जा सकता है। इसे सुरक्षा बल के जवान रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे फिट हैं। जिस तरीके से बॉल काम करती है, ये कैमरा भी इस तरीके से काम करता है। बताया गया कि इस गेंद के कवर को यानी बाहरी ढांचे को और लचीला बनाने की कोशिश है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसमें फिट किए गए कैमरे को बिना नुकसान पहुंचाए इसे दूर से भी फेंका जा सके। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वो उठकर चल के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। 100 बात की एक बात कही अशोक ने, भले ही धूप हो, कांटे हो या फिर कांटों पर ही चलना पड़ता है। किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।